अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसाफिस्तान पीके के साथ मैं एम मुग़ल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज हम मौजूद हैं जनाब मंसूर हक शेख साहब के दौलत कदे पर। और इस वीडियो के रिकॉर्ड करने से पहले हम बड़े मज़े की पेटीज़ और पिज़्ज़ा से यानी कि इंसाफ़ कर चुके हैं। तो इंसाफिस्तान का कहीं ये मकसद हमारा बिल्कुल नहीं है कि खाने पीने की चीज़ों से इंसाफ किया जाए, लेकिन मंसूर साहब बहुत शुक्रिया इस कदर पुरलुत्फ़ ज़ियाफ़त के लिए। दोस्तों, मंसूर हक शेख साहब का चैनल माशाल्लाह मुमताज़ हो चुका है और वो इनका सिलसिला मज़ीद बढ़ता रहता है, लेकिन ये वो ज़ंबील है कि इसमें जितने सब्सक्राइबर हों, जितने व्यूज़ हों, वो कम होते हैं। तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में मंसूर साहब के चैनल का लिंक भी शामिल कर देता हूँ, बल्कि ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, तो आप क्लिक कीजिए ज़रूर। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे सवाब होगा आपको, जब मुझे खुशी होगी तो आपको सवाब मिलेगा। मंसूर साहब, आपसे एक दो बातें करनी थी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और खालिद भाई का शुक्रिया, आप लोग आए। और दोस्तों, ये महफिल हमारी बड़ी ओवरड्यू थी, तो वो किसी न किसी बहाने से टलती जा रही थी और ये लोग मज़े लेते थे। ये हमारा ही ग्रुप है, सुबह नाश्ते पे जाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं। ये वैसे तो सभी की होती हैं ज्वाइन, लेकिन मुझे लगता है मुझे जलाने को डाल रहे हैं। ऐसा कतन नहीं है। नहीं, मैं तो इसलिए कि मेरा भी दिल चाह रहा था। एनीवे, तो बहरहाल इनका बहुत शुक्रिया। काफ़ी दिनों की ओवरड्यू थी और ये आए। और जो इनकी ख्वाहिश थी, ख़ास तौर से खालिद भाई हमारे बैठे रहे। हमारे एक कीमा बनता है कचरी का कीमा, उसको खालिद भाई अपनी ज़बान में दम का कीमा कहते हैं। तो वो एक दफ़ा ये और हंस मसरूर वगैरह आए थे, तो उस दिन वो एहतमाम था। तो आज इत्तेफाक से वो एहतमाम नहीं हो सका, लेकिन बहरहाल जो अल्लाह ने नसीब में रखा था वो हमने मिलकर खाया पिया, चाय पी। तो बहरहाल मैं हाजिर हूँ जनाब। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब एक बार फिर इस कदर लजीज ज़ियाफ़त के लिए। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे भैया के साथ बार बार आते रहें। हालांकि सफ़र दूर गए, लेकिन पेट के लिए बंदा कहाँ कहाँ जा सकता है। तो मंसूर भाई, शुरू करते हैं। कराची के बिलखुसूस सिंध में और बिलखुसूस कराची को उसने मुतासिर किया एक सुनामी ने, उसे कहते हैं कोटा सिस्टम। ठीक है, कोटा सिस्टम पर आप रोशनी डालिएगा। कोटा सिस्टम क्या है, ताकि वो लोग जो नई नस्ल के लोग हैं, जो इससे वाकिफ़ नहीं है, जिन्होंने सिर्फ नाम सुना हुआ है, वो इसके मुज़मरात से, इसके नुकसानात से भी आगाह हों। ये कोटा सिस्टम क्या है, इसने हमारी नस्ल को, हमारे शहर को किस तरह मुतासिर किया है और इस कोटा सिस्टम को जो मनहूस अफरीद को दूर कैसे किया जा सकता है और इससे कैसे बेहतरी आ सकती है। शुक्रिया मुग़ल आपका, मिस्टर एम मुग़ल। जी, वो एम आलम थे, ये एम मुग़ल है। मुग़ल, ये बड़ा तल्ख सवाल है और उससे ज़्यादा तल्ख जवाब है। जी। जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त जो लोग पाकिस्तान में रह रहे थे, अलावा मशरक़ी बंगाल के, जो मशरक़ी पाकिस्तान बना, किसी ने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद नहीं की थी। ये एक बड़ी बात है, बुरा ना मानिएगा, लेकिन सच्ची बात है। ये आप सिंध को ले लें, आप पंजाब को ले लें, 1946 तक वहाँ पे यूनियनिस्ट गवर्नमेंट थी खिदर राय टिवाना की, जो कायद आज़म के लिए नहायत गलीज़ ज़बान अल्फाज करते थे। अब मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है, शायद ये कल्चर है, क्योंकि नवाज शरीफ ने भी उसी टाइप की ज़बान यूज़ की और वो अब तक उनका ख़ानदान यूज़ करता है। तो वहाँ पे सिंध में पगाड़ा के जो वालिद थे, जो पीर पगाड़ा जो अभी मौजूदा के वालिद साहब थे, उन थे अंग्रेज़ों ने उनको मार दिया था और पीर पगाड़ा को वो इंग्लैंड ले गए थे, वहाँ उनको पढ़ाया। वो जैसे कहते हैं ना कि जाएँ, उसको ट्रेन करके ले जाएं कि अब ये दुम्बी हिलाता है और ये अब गड़बड़ काटेगा नहीं, उसको उसके दांत निकाल दिए, वापस आ गए। KPK में, जैसे हम सुबह सरहद कहते हैं, आखिरी लम्हे तक सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ़ार खान वो मुखालिफ थे। और अगर वो रेफरेंडम ना होता जिसमें हमारे पख्तून भाइयों ने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया, तो शायद KPK पाकिस्तान का हिस्सा ना होता। यहाँ से आपने अगली सवाल किया, पाकिस्तान में शुरू में कराची दारुल हुकूमत बनाया और कायद आज़म के अल्फाज थे। दो चीज़ें उन्होंने बड़ी क्लियर कर दी थी, एक कौमी ज़बान उर्दू होगी, दूसरे कराची दारुल हुकूमत होगा। बिल्कुल, आपने दोनों चीज़ों से इनराफ किया। पहली जो दूसरी चीज़ थी, दारुल हुकूमत आप ले गए, कोई अर्ज़ नहीं। पाकिस्तान बनने के बाद जितनी ब्यूरोक्रेसी थी उसमें 91% वो थे जो इंडिया से माइग्रेट होकर आए थे,
अलीगढ़ का पढ़ा हुआ था, कोई कहीं का पढ़ा हुआ था, वो सिविल सर्विस के लोग थे। उन्होंने बेंचों में बैठ के 2TV, उनके पास कलम दवात नहीं होता था, वो कहीं से पैसे इकट्ठे करके कलम दवात लेके आते थे, उससे वो सरकारी ख़तों की दावत होती थी। सही। तो वो लोग थे माइग्रेटेड या उर्दू स्पीकिंग कह लें आप, या बगैर कोटा सिस्टम के आज़ाद लोग कह लें। जब आगे ये चीज़ बढ़ती रही और मुल्क मजबूत होना शुरू हुआ, कायद-ए-आज़म को पैसों की ज़रूरत थी मुल्क के लिए। जैसे हमारे खान साहब हम कहते हैं कायद-ए-आज़म सानी है, तो कायद-ए-आज़म को जब मुल्क की ज़रूरत थी तो MM इस्फानी टी उनकी बड़ी मशहूर ब्रांड मशहूर हुई थी, उन्होंने ब्लैंक चेक दिया था कायद-ए-आज़म को। MM इस्फानी इंडिया से आए थे, ये जिनके नाम पे असफानी रोड जिनके जी नाम जी उन्हीं के नाम से है ये। तो उन्होंने ब्लैंक चेक दिया था। जब मैं दोनों को मोरे इल्ज़ाम ठहराऊँगा, कोटा सिस्टम पे आऊँगा मैं, अगर वहाँ से जो माइग्रेट करके आया है वो भी अपनी गर्ज को आया, उसने किसी पे एहसान नहीं करा, वो एहसान ज़्यादा जताएगा तो यहाँ का जो मकामी रहने वाला वो कहेगा जाओ दूर फटे हूँ, चले जाओ वापस। ये वो बढ़ता रहा और उसके बाद अयूब खान का माशाल्लाह लगता है, उसमें अयूब खान की नज़र जाती है सिविल सर्विस पे। सिविल सर्विस को पाक साहब से ख़राब करने में सबसे पहला नंबर अयूब खान का था। उन्होंने करप्ट नहीं किया, उन्होंने तकरीबन 300 के करीब बंदे निकाले, और वो इत्तेफाक की बात है तकरीबन सारे के सारे उर्दू स्पीकिंग थे। वहाँ से पहला एक हिट लगा। उसके बाद अयूब खान ने जब छोड़ा तो याहिया खान आए। याहिया खान ने 1200 आदमी निकाले। 1200 छोटी फिगर नहीं होती, और उसमें उर्दू स्पीकिंग मोस्टली बंगाली था, जहाँ से बंगाल का मतलब भी अगर हम कभी मौका लगा जिक्र करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर जब भुट्टो साहब आए, भुट्टो साहब को इस चीज़ का अंदाज़ था कि उनकी राह में अगर कोई रुकावट कभी बनेगा तो कराची का या अर्बन सिंध का तालीम याफ्ता आदमी बनेगा। उन्होंने उस तालीम याफ्ता को किया जाहिल शुरू, चीज़ों को कौमियाया, इन्होंने तालीमी इदारे कौमियाए। मुझे याद है कैम्ब्रिज स्कूल एक प्राइवेट सेक्टर में था, जिन दिनों मैं पढ़ता था, छोड़ा बच्चों ने पढ़ना शुरू किया तो वो नेशनलाइज हो गए थे। टेक्सटाइल को कमी आया, बैंकिंग को कमी आया। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर्स में UBL उस वक्त दुनिया की जो टॉप 10 बैंक थे उनमें एक था। वो आप गूगल करके देख लें, अंदाज़ा हो जाएगा। उसमें मोस्टली उर्दू स्पीकिंग थे। भुट्टो साहब को फिर कराची में उनको कहा ये किस तरह ये, क्योंकि उर्दू स्पीकिंग अपनी सलाहियतों की वजह से उनके नज़दीक एक अफरियत की तरह उन पर चिपक गया था, किस तरह जान छुड़ाई जाए इनसे। वो एक लाए सिंध असेंबली में, क्योंकि उनके टैलेंटेड कज़न थे, मुमताज़ भुट्टो वज़ीर आला थे। सिंध असेंबली ने एक बिल पास किया, उर्दू सिंधी लैंग्वेज बिल जी। उसके ज़रिए बज़ाहिर तो ये कहा गया कि जनाब सूबाई ज़बान उर्दू के साथ साथ सिंधी भी होगी, लेकिन उसकी आड़ में काम दूसरा था, जिसके ऊपर बड़ा मशहूर जंग ने एक बॉर्डर पे लगाया था। रईस अमरूई का बड़ा मशहूर शेर था, उर्दू का जनाजा ज़रा धूम से निकले, तो वो उस पर लिखा गया। वहाँ से फिर इब्तिदा हो गई अनअनाउंस्ड कोटा सिस्टम की। 73 में भुट्टो साहब ने एक बिल पास किया कि अर्बन सिंध की सीट्स कम कर दी और रूरल की ज़्यादा बढ़ा दी उन्होंने, और वहाँ से उर्दू बोलने वालों के उन्होंने एंट्रेंस बंद करना शुरू करा। उस ज़माने में भी मेरी पैदाइश पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे PRC बनवाना पड़ा था। मैं बात बता रहा हूँ आपको अर्ली 70s की, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब के लिए गया था, उन्होंने कहा जी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उस वक्त मेरी आंखें खुली कि ये भी कोई चीज़ होती है, हम तो रहते ही हैं कि पैदाइश यहाँ के, लेकिन वो करना पड़ा। उसके बाद कोटा सिस्टम के बाद 83 में वो ख़त्म हुआ। ज़िया-उल हक ने सियासी मसलहतों के तहत बढ़ा दिया। आज हाल ये है कि कराची के 5 ज़िले, पाँचों के पाँचों जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनको एक उर्दू स्पीकिंग बोलने वाला नहीं मिला। कोटा सिस्टम की लानत से हट के भी इन्होंने जो कोई चाचड़ कोई लेकिन तकलीफ होती है कि जब मेरे भाइयों के, मेरे औलादों के टैलेंट को ज़ाया किया जाता है। सही। वहाँ पर मुलाजमतों के रास्ते बंद किए गए। अंदरूने सिंध से लाखों की तादाद में सिंधियों को कराची के डोमिसाइल दिलवाए गए। मैं अक्सर कहा करता हूँ मुगल 3 के हैं
जो इंडो पाक का डिसीजन करेंगे, और आप ये लिख लीजिए, मैं जिंदा रहा तो मेरे सामने होगा, नहीं तो आप देखिएगा, काबुल, कश्मीर, कराची, सही, ये मुस्तकबिल का तयन करेगा इस खत्ते का। बेहतरीन बेहतरीन। देखें, जुल्म जब हद से बढ़ जाता है ना, तो फिर मकाफत अमल का भी सिलसिला शुरू होता है। इसको मज़ीद बिगाड़ा बैनुल-अक़वामी एजेंसियों का भी आदमी था, मकामी एजेंसियों का भी आदमी था, और पीपल्स पार्टी का भी इनडायरेक्टली आदमी था। GM सईद का शागिर था अल्ताफ़ हुसैन ने। अल्ताफ़ हुसैन ने नारा वो दिया कि जिससे लगे कि ये मेरा हमदर्द आ गया। ये वाकई में बुशरा ज़ैदी के केस के बाद किया गया। हालांकि बुशरा ज़ैदी के केस में न ड्राइवर पख्तून था, न बस पख्तून की थी, न कंडक्टर पख्तून था। पख्तून से फसाद करा दिया उसने। उसके बाद वो एंडलेस सिलसिला चलता रहा, उसको सपोर्ट आती रही और वो लाशें गिरती रही। आपकी जब लाशें गिरी, लाशें गिरने से मुराद ये नहीं होता कि 1000 आदमी मर गए या 1 लाख आदमी मर गए। उसके साइड इफ़ेक्ट जो है ना, कराची से भत्ताखोरी शुरू हुई, मास माइग्रेशन हो गई। जो उर्दू स्पीकिंग इंडस्ट्रीज था, जब मेमन स्पीकिंग इंडस्ट्रीज था, वो यहाँ से माइग्रेट कर गया बांग्लादेश, मलेशिया या और फार ईस्ट के मुल्क, वियतनाम में काफ़ी मेरे जानने वाले गए। वहाँ माइग्रेशन हो के आपकी जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती है, वो पैसा भी गया, फैक्ट्रियाँ भी लग गई वहाँ पे बैठ के। लेकिन पाकिस्तान से दिलचस्पी किसी को नहीं रही, भुट्टो को नहीं रही। भुट्टो के बाद ज़िया साहब आए। ज़िया साहब ज़ाती तौर पे कैसे होंगे, हर एक की अपनी राय है। मैंने उनको बहुत करीब से देखा, मेरे बहनोई के दोस्त थे, बहुत दीनदार आदमी थे। वही याद है कि हिटलर आज जिंदा होता तो वो हीरो होता, हिटलर मर गया तो वो हिटलर है। ज़ियाउल्लाह मारे गए तो आज वो उन पर 50 रिमार्क देते हैं। वही वो जीत गए होते, तैयारे हादसे में ना जाते, तो शायद आप कहते कि ज़ियानी हमारी अमेरिका से जान छुड़ा दी। पर कोटा सिस्टम को महदूद रहते हुए कोटा सिस्टम अब अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है। दुख इस चीज़ का हुआ कि खान साहब की हुकूमत आने के बाद खान साहब नारा लगाते हैं मेरिट का, सही, लेकिन कराची पोर्ट ट्रस्ट का एक मैं सर्कुलर देख रहा था, उसमें कराची सिटी से एक बंदा भी नहीं लिया गया। बिल्कुल इश्तिहार ये बकाता शाया हुआ। बहुत बड़ा अलमिया है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। मैं पुराने एक इश्तिहार की बात बता दूं, किसी ज़माने में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का एक ऐड आया था, हमारी सिविल सर्विस और हमारे सारे इदारे बंदर से कम नहीं, बंदर डुफली बजा के तमाशा दिखाता है। एक ऐड मैंने काफ़ी अर्से संभाल के रखा, फिर मेरे से ज़ाया हो गया। उसमें था कि जी ASF के लिए अप्लाई करें, इतने % पंजाब, इतने % बलूचिस्तान, उस ज़माने में वो NWFP कहलाता था, इतने % वो, और इतने % सिंध अर्बन, सिंध रूरल, 1% मेरिट। मतलब हमारी गवर्नमेंट, हमारे सिविल इदारे खुद कह रहे हैं अहल हमें एक चाहिए, 99 में गधे चाहिए। सही, इससे बड़ा अलमिया और क्या होगा। और आज भी मेरी दरख्वास्त है, जितने भी अकाबरीन हैं, आप मत उर्दू स्पीकिंग करने वालों को सपोर्ट करें, मेरिट पे लेके आएँ, तो करें। आप ओपन करें, आप सारी चीज़ें ओपन करें। नुकसान किसी का भी नहीं होगा, मेरे मुल्क का हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे अगर बाहर चले जाएंगे, मेरे रिश्तेदारों के बच्चे चले जाएंगे, उर्दू स्पीकिंग बोलने वालों के बच्चे चले जाएंगे। महाजिर कोई लफ्ज़ नहीं है, मैं महाजिर को नहीं मानता। मेरी कराची पैदाइश है, मेरे वालिदैन ने हिजरत की थी, वो मुल्क के लिए की थी, मेरे मुल्क के लिए की थी, उनकी कुर्बानियाँ थी। मेरे वालिद अल्लाह गरीक़ रहमत करे, वो ओलंपिक सेलेक्टेड थे 1944 ओलंपिक के हॉकी के। मेरे चाचा सेंटर हाफ खेलते थे, वो ओलंपिक सेलेक्टेड थे, वो ओलंपिक कैंसिल हो गया था। मेरे वालिद A ग्रेड अंपायर थे, लेकिन उस बाप की औलाद को क्या मिला? कोटा सिस्टम। बहरहाल ये हमारे नसीब की बात है। लेकिन बात यह है कि आज भी दरख्वास्त ये अदलिया से है, चीफ जस्टिस साहब कराची से हैं। मैं शुरू में समझता था सिंधी स्पीकिंग है, कल जब तफसील मालूम की, उन्होंने कहा नहीं, कट्टर उर्दू स्पीकिंग है। तो आप उर्दू स्पीकिंग बन के मत सोचें, आप पाकिस्तानी बन के सोचें, आप मेरिट को लाइए। अल्लाह के वास्ते, अगर सिंध में भुट्टो को मारना है तो तालीम को फ़रोग देना होगा, आपको मेरिट को ऊपर लाना होगा। भुट्टो अपने आप फौत हो जाएगा, नहीं तो आप 50 टांग दें, भुट्टो जिंदा रहेगा। ये मेरा जवाब। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपने बाकायदा एक इल्मी और तारीख़ी हवाले से चीज़ों को समराइज़ करते हुए कोटा सिस्टम के अफरीद के जो असरात हैं मुआशरे पर, उसके असरात मज़ीद पाकिस्तान पर हैं, उसमें बड़ी मुफस्सल रोशनी डाली। और इंशाअल्लाह इसी तरह आपसे बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू करने का मौका हासिल रहेगा। इस सेशन को इंशाअल्लाह यहाँ कंप्लीट करते हैं। बहुत शुक्रिया। और किसी दूसरे सेशन में इंशाअल्लाह शामिल करेंगे मुख्तलिफ सवालात। दोस्तों, आपने अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
और वीडियो में देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो ये बेल आइकन आपको नज़र आ रहा होगा, इस बेल आइकन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक तवातुर से पहुँचती रहें और हमें मालूम हो कि हम जो बात करते हैं, कोशिश करते हैं आपसे, आपके मसाइल की, आपके लिए बात करने की कोशिश करते हैं, वो आप तक पहुँचती भी है कि नहीं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान अफवाज पाइंदाबाद।